फटाफट से शुरुआत करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दो चेहरे। ये हैं दो इटली के नाविक, नौसैनिक। ये इटली के नौसैनिक हैं जिन्होंने 2012 में केरल के दो मछुआरों की जान ले ली थी गोली मारकर। जी, ये दोनों ही नौसैनिक किसी इटली की वेसल को हैंडल कर रहे थे। उसी दौरान दो भारतीय मछुआरे भी वहां मछली पकड़ने का कार्य कर रहे थे। इन दोनों ने गोली मारकर उन दो केरल के मछुआरों की हत्या कर दी। ये मामला काफी दिन से चर्चा में था। 2012 के बाद 2015 में किसी तरह ये भारत से, जब इटली में वोटिंग चल रही थी तो वहां वोट देने के बहाने यहाँ से जमानत हासिल कर भागने में कामयाब हुए। जी, और उसके बाद मामला चला गया अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, जहां से इन दोनों को अब पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने मुक्त कर दिया है। साथ ही साथ इटली को यह आदेश दिया है कि भारतीय मछुआरों को जो जान माल की हानि हुई है उसका कहीं ना कहीं कंपेंसेशन दिया जाए। तो ये भारत के लिए एक बड़ा सबक है। भारत के लिए ये एक बड़ा सबक है, उसी पर ये पूरी तरह से एडिटोरियल बेस्ड है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ आप जानने की कोशिश करेंगे कि जी सर 8 बजे, नितिन कुमार 8 बजे। जी, मैं आपको बताऊं कि समुद्र में एक नियम है जहां 20.5 नॉटिकल माइल्स के बाद किसी भी देश की समुद्री सीमा नहीं लगती है। उसके बाद कोई भी देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो केस को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ही ले जाना पड़ता है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। लेसन्स फॉर इंडिया, भारत के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सबक है। लेसन्स का मतलब यहाँ है सबक। ऑन इटालियन मरीन्स केस, यानी जो इटालियन के जो नौसैनिक थे उनके पर जो केस लगा है। मेरीन का मतलब होता है नौसैनिक। जी, द इटालियन मेरीन्स केस, जो इटली के जो नौसैनिकों का केस था, मीट्स विद ए डिसअपॉइंटिंग एंड। देखो जरा, ये एक कोलोकेशन है, मीट्स विद ए डिसअपॉइंटिंग एंड, यानी उसका एक निराशाजनक अंत यहाँ होता हुआ। एज इंडिया लूजेज राइट टू ट्रायल, क्योंकि भारत को उन पर मुकदमा चलाने का, ट्रायल करने का जो अधिकार है वो भारत ने खो दिया है। तो कहीं न कहीं जय हो गुरु, प्रणाम मालिक। जी जी, प्रणाम सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। जुड़े रहिए सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। द लॉन्ग क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है लंबी तलाश या खोज किसी चीज के लिए। द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जो ये लंबी तलाश थी। फॉर द टू केरला फिशरमैन, तो जो केरल के मछुआरे थे उनके लिए। अब उन केरला मछुआरों का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। शूट डेड, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई बाय इटालियन मरीन्स, जो इटली के नौसैनिक थे उनके द्वारा। फ्रॉम द एनरिका लेक्सी, ये एनरिका लेक्सी वो वेसल है, वो जहाज है जिस पर ये इटली के दोनों नौसैनिक सवार थे। अबाउट 20.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडिया कोस्ट, लगभग 20.5 नॉटिकल माइल्स, ये एक यूनिट है स्टूडेंट्स, समुद्र में दूरी को नापने की। जी 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 जी, दो लोग हैं इसलिए मैरिन्स लिखा गया है, एक होता तो मैरिन लिखा जाता। जी, दो लोग हैं मारने वाले, दो लोग हैं, नौसैनिकों की संख्या दो है इसलिए प्लूरल में लिखा गया है। अमृता मिश्रा जी। जी, तो ये अमेरिका लेक्सिका है। 20.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ, यानी दूर थी इंडियाज कोस्ट, यानी भारत का जो समुद्री तट है उससे 20.5 नॉटिकल जो ये आपका माइल्स है, इसकी दूरी पर दो केरल के मछुआरों को गोली मार दी इन दोनों नौसैनिकों ने। कब की बात है ये? फरवरी 2012 की बात है। हैज एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट, और देखो ये सब्जेक्ट है द लॉन्ग क्वेस्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ इसके लिए वर्ब लिखी गई है हैज एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट, यानी ये जो मामला है वो एंड हुआ डिसअपॉइंटमेंट में। यहाँ दो चीजें हैं, एंड इन डिसअपॉइंटमेंट, मीट विद ए डिसअपॉइंटिंग एंड। तो यहाँ ये काफी अच्छे कोलोकेशंस हैं। ठीक है, शूट डेड का मतलब होता है गोली मार देना। जी, सीख। आइए स्टूडेंट्स फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता करने वाला न्यायालय। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच किसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए की गई मध्यस्थता, और मध्यस्थता करने वाला कहलाता है आपका वो मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर या फिर इंटरमीडियरी। अपनी बात हुई थी 2 ही दिन पहले इन दोनों वर्ड्स को लेकर। ये जो डिस्प्यूट को सेटल करने वाला मध्यस्थ होता है ये कहलाता है कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी या आर्बिट्रेटर या फिर इंटरमीडियरी। तो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है
हैज रूल्ड का मतलब होता है फैसला सुनाना, उसने ये फैसला सुना दिया है दैट इंडिया डजंट हैव जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि ये भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्या, टू ट्राई द मरीन्स, की जो ये मरीन्स हैं इन पर मुकदमा चलाया जाए, यानी ये जो अब नौसैनिक हैं इन पर मुकदमा चलाने का जो अधिकार है वो अब भारत के पास नहीं है। हु इट हेल्ड, हु यानी भारत, इट हेल्ड यानी इन दोनों को रखा, वर एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी एज दे वर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। जरा ध्यान से सुनना, हु वर एंटाइटल्ड यानी इन दोनों को जो अधिकार मिला था, एंटाइटल्ड टू का मतलब होता है टू गिव ए संबंध द राइट टू डू और हैव समथिंग, यानी कुछ करने का अधिकार देना, यानी ये जो दोनों लोग थे जिनको भारत ने 2012 से लेकर 2015 तक अपनी कस्टडी में रखा था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये कहते हुए फैसला सुनाया है कि भारत को अब इन पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने बोथ वर एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी, एंटाइटल्ड टू का मतलब इनके पास अधिकार था, इम्यूनिटी यानी बचाव में, यानी इन्होंने अपने बचाव में ये एक्शन लिया था एज दे वर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, क्योंकि वो खुद के लिए नाव नहीं चला रहे थे, वो तो एक स्टेट के लिए, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। स्टेट का मतलब यहाँ इटली से है कि उन्होंने तो अपनी सुरक्षा में गोली चलाई है, कहीं न कहीं उन्होंने ये तर्क दिया है कि हमने जो गोली चलाई है इन दोनों लोगों को मारा है, ये अपनी सुरक्षा में चलाई है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये कहते हुए फैसला सुना दिया कि भारत को अब इन पर मैं कहूँ कि एक प्रकार से मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जी, पीसीए बार-बार आए गए, ठीक है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करने के लिए जो परमानेंट कोर्ट बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात है, जिसका कार्यालय कहाँ है, हेग में। जरा ये ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है। इन द हेग एडमिटेड, उसने स्वीकार किया है, पीसीए ने, परमानेंट कोर्ट ने ये स्वीकार किया है दैट बोथ इंडिया एंड इटली हैड कंकरेंट जुरिस्डिक्शन, कि कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत और इटली दोनों ही समकालीन न्यायिक क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र रखते हैं इन द मैटर, इस मामले में, यानी दोनों को ही कहीं न कहीं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, एबल इंटाइटल रिवॉर्डेड जीआरटी, कहीं न कहीं भारत और इंडिया इटाली है, दोनों के पास ही समकालीन ये अधिकार क्षेत्र है इस मामले में, बट कंक्लूडेड, लेकिन लास्ट में ये कहते हुए फैसला सुना दिया दैट द मैरीन्स इम्यूनिटी प्रिक्लूडेड इंडियाज जुरिस्डिक्शन, कि भारत के न्यायिक क्षेत्र से इन्हें क्यों छीन लिया गया है। ध्यान से सुनना जरा, मैरीन्स इम्यूनिटी यानी जो नौसैनिक हैं उनका जो बचाव के लिए किया गया कार्य है, इम्यूनिटी का मतलब यहाँ है कि कोर्ट ने ये कहा कि कहीं न कहीं उन्होंने दलील दी है कि उन्होंने अपने बचाव में, एक्चुअली हुआ क्या, इन नौसैनिकों ने इन्हें समुद्री दस्यु समझ लिया। समुद्री दस्यु यानी वो समुद्री डाकू होते हैं जो हथियारों के दम पर इन जो वेसल्स होते हैं इनमें लूटपाट कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी इम्यूनिटी में सुरक्षा में गोली चलाई है, तो ये जो मैरीन्स की इम्यूनिटी वाला पॉइंट है इसने कहीं न कहीं प्रिक्लूड कर दिया यानी बाहर कर दिया इंडिया को अपने अधिकार क्षेत्र से या न्यायिक क्षेत्र से। यानी भारत चाहता था कि मेरा ये अधिकार क्षेत्र है कि मैं इन दोनों नाविकों के खिलाफ केस चलाऊं, मुकदमा चलाऊं, लेकिन ये जो मैरीन्स की इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है इसने कहीं न कहीं भारत को प्रिक्लूड कर दिया, यानी कोई काम करने से रोक देना, प्रिक्लूड कर देना। कंकरेंट का मतलब हो गया समकालीन, यानी समकालीन परिस्थितियों में इस मामले पर दोनों देशों के पास अधिकार थे, लेकिन पीसीए ने यह कहते हुए इस मामले को कंक्लूड किया कि ये मैरीन्स की इम्यूनिटी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल था और इस कारण से ये भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। देखो जी, प्रिक्लूड यानी एक्सक्लूड जी। सर जी सोना लाग रिया हो, बहुत अच्छी बात है जी। क्या कह रहा जी, इन इंडियाज फेवर, भारत के फेवर में कौन सी बात आई। द पीसीए फाउंड दैट, ये जो कोर्ट है उसने ये पाया दैट द इटालियन वेसल हैड वायलेटेड द राइट। भारत के मामले में, भारत के अगर पक्ष में अगर कोर्ट गया है तो उसने ये पाया कि जो इटालियन वेसल था, वेसल का मतलब होता है यहाँ पर जहाज, हैड वायलेटेड द राइट, उसने उल्लंघन किया है उस अधिकार का, एंड फ्रीडम, उस स्वतंत्रता का, कौन सी, ऑफ नेविगेशन, यानी नेविगेशन का मतलब होता है नौ चालन, यानी जो नेविगेशन के अधिकार हैं उनका कहीं न कहीं इटालियन वेसल ने उल्लंघन किया है, ऑफ द इंडियन फिशिंग वेसल, भारत का जो फिशिंग वेसल है अंडर एन यूएनसीएलओएस। ये देखो यूएनसीएलओएस क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन यानी करार समझौता फॉर द लॉ ऑफ द सी, यानी जो समुद्र के नियम है उनके लिए ये बना हुआ है यूएनसीएलओएस।
यानी यूएनसीएलओएस के नियमों का उल्लंघन किया है कहीं न कहीं इटालियन वेसल ने, एंड दैट द एक्शन विच कॉज्ड लॉस ऑफ लाइव्स, और जो एक्शन लिया है इटालियन वेसल ने जिसमें तो जाने गई हैं, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, प्रॉपर्टी हुआ है, एंड हार्म यानी जान माल का जो नुकसान हुआ है, मेरिटेड कंपेंसेशन कहीं न कहीं वो मुआवजे की मांग करता है या मुआवजे के योग्य है। देखो जरा एक कोलोकेशन है, मेरिटेड कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजे के लिए योग्य होना, यानी जो दो भारतीय मछुआरों की जान माल की हानि हुई है वो कहीं न कहीं डिजर्व करता है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति दी जाए। इट आस्क द पार्टीज टू कंसल्ट, पार्टीज कौन हो गई, एक इटली हो गई, एक इंडिया हो गई, दोनों को पीसीए ने कहा है कि आप दोनों कंसल्ट कर लीजिए ईच अदर, एक दूसरे से कंसल्ट कर लीजिए। देखो जरा ध्यान से देखना, कंसल्ट विद ईच अदर नहीं लिखा जाता है, कंसल्ट ईच अदर लिखा जाता है। समझ रहे हो बात को, जब दो लोगों को आपस में कंसल्ट करना होता है तो कंसल्ट ईच अदर, एक दूसरे से कंसल्ट कर दीजिए। ऑन द कंपेंसेशन, मुआवजे की राशि पर, ड्यू टू इंडिया एज ए रिजल्ट, ड्यू टू इंडिया यानी जो भारत को बकाया है, यानी जो भारतीय जो आपको मैं कहूं फिशरमैन को दिया जाना है, ड्यू टू का मतलब यहाँ है बकाया। जी, पीसीए ने दोनों ही देशों से कहा है, इटली और इंडिया दोनों पार्टी से कहा है कि आप दोनों कंसल्ट कर लीजिए एक दूसरे के साथ ऑन द कंपेंसेशन यानी मुआवजे की राशि पर कि कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए जो भारत को बाकी है। जी, सोलेटियम, दीपक कुमावत ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मुआवजे के लिए एक वर्ड दिया इन्होंने सोलेटियम, आप भी कह सकते हैं इंडेमनिफिकेशन। ठीक है जी, बहुत अच्छा ये एडिटोरियल सेशन है, जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत है। लगभग 15 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक्स की संख्या अभी 14 है, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। मोर सिग्निफिकेंटली, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है, द पीसीए रिजेक्टेड, पीसीए यानी जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है उसकी बात हो रही है, पीसीए रिजेक्टेड ए की आर्ग्यूमेंट, एक मुख्य, की आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है मुख्य बहस को रिजेक्ट कर दिया बाय इटली, इटली की इस बहस को, इस मुख्य बहस को रिजेक्ट कर दिया। कौन सी मुख्य बहस थी, देखना जरा, दैट, ये दैट बताया गया है इस आर्ग्यूमेंट के बारे में, क्या आर्ग्यूमेंट दिया था, क्या दलील दी थी इटली ने, दैट इंडिया बाय लीडिंग द इटालियन वेसल इनटू इट्स टेरिटरी एंड अरेस्टिंग द मेरिन्स, कि जो जब दोनों ही जो इटली के मेरिन से नौसैनिक हैं, जब उन्होंने गोली मार दी भारतीय फिशरमैन को, नाविकों को, तो क्या किया इंडिया ने, उनकी जो वेसल्स थी उनको अपने कब्जे में लिया, लीडिंग द इटालियन वेसल इनटू इट्स टेरिटरी, और भारत है वो अपनी टेरिटरी में ले आया, उनको अपने क्षेत्र में ले आया, ठीक है, एंड अरेस्टिंग द मेरिन्स, और जो दोनों नौसैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, वायलेटेड इट्स ऑब्लिगेशन, कहीं ना कहीं भारत ने उल्लंघन किया है इट्स ऑब्लिगेशन यानी अपनी जो वचनबद्धता है, कौन सी वचनबद्धता, टू कोऑपरेट विद मेजर्स टू सप्रेस पायरेसी अंडर आर्टिकल 100 ऑफ यूएनसीएलओएस। देखो जरा इटली क्या चाहता था, इटली चाहता था कि इसको मैं पायरेसी का केस घोषित कर दूं। पायरेसी एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी थी पिछले दिनों में, जब समुद्री डाकू है वो बड़ी बड़ी नौसेनाओं के जो जहाज थे उनको लूट लिया करते थे। उसके बाद सारे ही देशों की आर्मी थी वो बहुत स्ट्रिक्ट होती चली गई, क्योंकि मामला ये था कि 20.5 नॉटिकल माइल्स जो है उसके बाद किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता। उसके बाद किसी भी देश की सेना है वो ऐसे जो रफियंस हैं, गुंडे हैं या पायरेट्स हैं जो समुद्र में डाका डालते हैं उनको कहीं भी गिरफ्तार कर लेती थी। तो ये जो नौसेना होती थी वो हुआ क्या करती थी, एक्चुअली ये जो नौसेनाएं थी वो उनको पकड़ती थी, उठाती थी और समुद्र में बीच में ले जाके छोड़ देती थी, जहां से 5000 किलोमीटर इधर, 5000 किलोमीटर इधर, 5000 किलोमीटर इधर जाए तो भी कहाँ जाए, और उनको वहां साक्ष खा जाया करती थी। तो एक बड़ा भय व्याप्त हो गया था और उसके बाद ये पायरेसी वाला काम है वो लगभग समाप्त हो गया था। तो यहाँ एक पायरेसी को जो सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए एक आर्टिकल 100 था यूएनसीएलओएस का। कहीं ना कहीं इटली ने ये दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत है वो इन कानूनों के उल्लंघन का दोषी है, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, ये जो कानून है, मीजर्स थे जो हमने पायरेसी को दबाने के लिए, सप्रेस का मतलब होता है दबाने के लिए, जो हमने लागू किए थे, तो कहीं ना कहीं पीसीए ने इसकी आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। जी, दिस मे मीन, इस बात का ये मतलब हो सकता है, दैट द आर्बिट्रेशन कोर्ट, की जो पीसीए है जो मध्यस्थता करने वाला कोर्ट है, डिडंट व्यू द इंसिडेंट, उसने इस घटना को इस नजरिए से नहीं देखा, किस नजरिए से, एज वन रिलेटेड टू पायरेसी एट ऑल, जो कहीं ना कहीं आपकी पायरेसी से रिलेटेड हो, यानी कहीं ना कहीं। जी, डू शेयर निखिल कुमार, ओनली 17 वॉचिंग,
जी 17 बहुत है, बड़ा है, भाई लोग शेयर कर रहे हैं। जी निखिल कुमार स्वागत है आपका। जी सुप्रिया जैना शेयर कर रहे हैं सभी लोग। इसका कहीं न कहीं ये मतलब है कि जो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट है, इसने कहीं न कहीं इस इंसिडेंट को इस पायरेसी के नज़रिए से नहीं देखा। यानी कहीं न कहीं ये जो पायरेसी का पॉइंट था, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। यहाँ वर्ड स्टूडेंट्स वायलेट करने का मतलब है किसी भी कानून को ब्रीच करना, तोड़ना, उसको कॉन्ट्रावीन करना, उसको ब्रेक करना। ठीक है? जी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर यहाँ कहा जाए तो एक कानूनी बाध्यता है। जी। द इंसिडेंट हैड कॉज्ड नेशनल आउटरीच। ये जो इंसिडेंट था, ये घटना हुई थी, कहीं न कहीं केरल में इसका बहुत विरोध हुआ था और फिर धीरे-धीरे पूरे देश में इसका विरोध होने लगा था। तो नेशनल आउटरीच का मतलब होता है ये राष्ट्रीय गुस्से का कारण बन गई थी। आउटरीच का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंगर, गुस्से का कारण बन गई थी एज़ द पब्लिक, क्योंकि जो पब्लिक सॉ दीज़ एज़ वांटन किलिंग्स, क्योंकि जो यहाँ की इंडियन पब्लिक थी, इन्होंने इन्हें माना वांटन किलिंग। वांटन किलिंग स्टूडेंट्स एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जिसे जानबूझकर, डेलिबरेटली, जानबूझकर, सोच समझकर, ऑन पर्पज, एक वर्ड दे देता हूं मैं जानबूझकर के लिए, ऑन पर्पज किसी को हार्म, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, डैमेज देने की कोशिश की गई है, या फिर बिना किसी रीजन के उसे किलिंग करने की कोशिश की गई है। तो स्टूडेंट्स वांटन किलिंग का मतलब होता है जानबूझकर, जी इन्फ्रिंज अच्छा वर्ड है, जानबूझकर किसी को, सोच समझकर किसी को हत्या की गई हो, उसे वांटन किलिंग कहा जाता है। इन एज मच एज द सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड नो अटेम्प्ट बाय द फिशिंग वेसल एट पायरेसी, क्योंकि ये जो परिस्थिति यहाँ जो मालूम पड़ती है, एज द सर्कमस्टांसेस यानी जो परिस्थिति है, इंडिकेटेड वो कहीं भी इस बात का इशारा नहीं करती, कोई भी ऐसा उनका अटेम्प्ट नहीं था बाय द फिशिंग वेसल एट पायरेसी, कि वो कहीं भी कोई पायरेसी जैसी हरकत कर रहे थे। जी विलिंगली, विलिंगली, पर्पजली, बिल्कुल सही लिखा है आरती। यानी कहीं न कहीं ये वांटन किलिंग प्रतीत होती है, क्योंकि जो दोनों फिशरमैन थे कहीं भी पायरेसी जैसे अटेम्प्ट में वो इंडल्ज नहीं दिख रहे थे, इंक्लूड नहीं दिख रहे थे। द फिशिंग वेसल वाज विद इन द कंट्रीज कंटिग्यूअस जोन। देखो सबसे बड़ी बात, ये जो फिशिंग वेसल थी वो भी भारत के कंट्रीज, यानी यहाँ भारत की बात हो रही है, कंट्री के कंटिग्यूअस जोन में थी। फिलहाल ये कंटिग्यूअस जोन एक टेक्निकल टर्म है बच्चे। देखो जरा यहाँ देख लीजिए कंटिग्यूअस जोन क्या होता है। मैंने आपको बताया था लगभग 20.5, यहाँ इसको माना गया है 20 नॉटिकल माइल्स, ये यूनिट है नॉटिकल माइल्स स्टूडेंट। A zone contiguous to a territorial sea of a coastal state which may not extend beyond 24 nautical miles, यानी 24 मील समुद्र तट का जो क्षेत्र होता है उसे 24 नॉटिकल माइल्स है, वो उस देश का कंटिग्यूअस जोन कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए भारत का तट है, तो यहाँ से एक दूरी मान लीजिए आप 24 नॉटिकल माइल्स, इसके बाद आप भारत के कानून लागू नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये जो घटना हुई थी ये 24 नॉटिकल माइल्स के भीतर हुई थी, ये भारत का कंटिग्यूअस जोन था, तो जैसे ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया तो भारतीय जो नौसेना थी उन्होंने इसको लीड किया और कहीं न कहीं दोनों मछुआरों को गिरफ्तार करे भारतीय क्षेत्र में लेकर आ गई। जी, तो ये कंटिग्यूअस जोन में था एंड इट वाज क्वाइट क्लियर, और ये पूरी तरह से स्पष्ट था दैट द ऑफेंस, ये जो अपराध हुआ है, वारंटेड अरेस्ट, और इसको कहीं न कहीं अपराध में गिरफ्तारी की जरूरत थी एंड प्रोजिक्यूशन अंडर डोमेस्टिक लॉ। डोमेस्टिक लॉ का मतलब होता है भारत के घरेलू कानून, यानी कहीं न कहीं यहाँ जो अरेस्ट था वो वारंटेड था और साथ ही साथ इन पर प्रोजिक्यूशन यानी अभियोग चलाया जाना था भारत के डोमेस्टिक कानून के तहत। क्योंकि जो फिशिंग वेसल था वो भारत के कंटिग्यूअस जोन में था, कोई इशारा ऐसा नहीं था कि उन्होंने पायरेसी करने की कोशिश की है, कुछ लूटने की कोशिश की है, और इसको भारत में माना गया वांटन किलिंग, जिसकी वजह से एक नेशनल आउटरीच यहाँ पर भारत में देखने को मिला। जी स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है आपको, फटाफट से बताइए। क्लियर यानी एविडेंट, ऑब्वियस, अपरेंट, बिल्कुल सही लिखा आपने। विद द पायरेसी एंगल रूल्ड आउट, यानी जैसे ही ये पायरेसी का कोण है, एंगल है, इसको रूल आउट किया। रूल आउट का मतलब खारिज कर देना। किसने? पीसीए ने, जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है, इसने जैसे ही ये पायरेसी का जो एंगल इटली ने यहाँ डालना चाहा उसको खारिज किया। ए रेगुलर ट्रायल वॉज इन ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं एक रेगुलर ट्रायल था, वो ऑर्डर में था। ऑर्डर में था यानी जारी था। जी, द यूनियन गवर्नमेंट, ये जो भारतीय सरकार की बात हो रही है,
शुड हैव टेकन ओवर, देखो जरा, शुड हैव टेकन ओवर यानी अब नहीं लिया जा सकता, ये एक्शन कंप्लीट हो गया है। पास्ट की बात हो रही हो और पास्ट में किसी सलाह की बात हो रही हो जो अब नहीं परफॉर्म की जा सकती, तो मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म काम में लिया जाता है जी। शुड हैव टेकन ओवर द प्रोसिक्यूशन, कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, भारत की जो केंद्रीय सरकार है, उसने ये टेक ओवर कर लेना चाहिए था मामला, कहीं न कहीं इस प्रोसिक्यूशन को, इस मामले को टेक ओवर कर लेना चाहिए था। एंड एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ए क्विक ट्रायल, तुरंत से इसका ट्रायल सुनिश्चित करना चाहिए था। देखो स्टूडेंट्स, 3 वर्ड होते हैं जो एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करते हैं, एश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर। ये इंश्योर तो आता है इंश्योरेंस से, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का बीमा करवाना। यहाँ जो ये एंश्योर है, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, और ये एश्योर होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आश्वस्त है। यानी अगर आप अपने दोस्त को कहते तो चिंता मत कर, तेरी हेल्प मैं करूंगा, यानी यू अश्योर्ड हिम, आपने उसे आश्वस्त कर दिया। ठीक है, ऐसा फ्रेज पढ़ा जाता है, अश्योर समवन ऑफ समथिंग। जैसे मैं कहूं आई अश्योर्ड हिम ऑफ माय हेल्प, ठीक है, तो अश्योर समवन ऑफ ए समथिंग। फिलहाल आ जाइए वापस यहाँ पर। भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसको इस केस को, प्रोसिक्यूशन को, इस मामले को टेकन ओवर ले लेना चाहिए था, यानी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना चाहिए था। एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करना चाहिए था ए क्विक ट्रायल, यानी तुरंत चलने वाला मुकदमा। हाउएवर, फिर भी एज लीगल टेंगल्स, टेंगल्स का मतलब होता है उलझने, ठीक है, लीगल यानी कानूनी, कानूनी उलझने वर बीइंग सॉर्टेड आउट, सॉर्ट आउट यानी हल कर ली गई, की जा रही थी, वर बीइंग यानी सॉल्व की जा रही थी। एंड इंडिया वाज डीलिंग विद द डिप्लोमेटिक फॉल आउट, और भारत है वो कहीं ना कहीं ये जो कूटनीतिक असफलता थी, जो फॉल आउट हुआ था, उसके साथ डील कर रहा था। द मेरीन्स मैनेज टू ऑब्टेन ऑर्डर्स टू लीव द कंट्री, और इसी बीच 2015 में ये जो दोनों नौसैनिक हैं, उन्होंने कैसे न कैसे अपना जुगाड़ कर लिया, मैनेज कर लिया, टू ऑब्टेन ऑर्डर्स यानी ऐसे ऑर्डर्स प्राप्त करने में, टू लीव द कंट्री भारत देश को छोड़कर जाने में। एक्चुअली हुआ क्या था, 2015 में इटली में इलेक्शंस थे, और इन्होंने वहां वोटिंग करने के बहाने से और बाद में वापस लौट आएंगे, ऐसी कुछ शर्तें रखी थी, और भारत से जो आपका, मैं कहूँ इनका स्केप है या डिकैंपिंग है, वो यहाँ से इन्होंने मैनेज कर लिया था, यहाँ से इनको जमानत मिल गई थी, बेल मिल गई थी जी। सॉर्ट आउट यानी हल करना, रूल आउट का मतलब होता है एक्सटर्मिनेट कर देना, इलिमिनेट कर देना या खारिज कर देना। टेंगल्स हो गई आपकी उलझने, ठीक। ऑब्स्ट्रक्शंस, वेरी ग्रेट हिंड्रेंस कह सकते हैं जी। द सुप्रीम कोर्ट्स रूल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। देखो अभी इस केस पर क्या स्थिति है, जैसे ही यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ने इंटरवीन किया है, मध्यस्थता की है, तो भारत की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो इन दोनों नाविकों के खिलाफ जो केस चल रहा था, सॉरी ये जो नौसैनिक है, सॉरी नाविक नहीं, ये जो मरीन से इटली के जो नाविक नौसैनिक हैं, उनके खिलाफ जो केस चल रहा था, उस केस को कहीं ना कहीं रफा दफा करने का फैसला अब भारत सरकार ने कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अब इस केस से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया दैट ओनली द सेंटर, यानी केवल सेंटर यानी केंद्र सरकार, एंड नॉट केरला, न कि केरला सरकार, कैन प्रोसिक्यूट द मेरीन्स, यानी जो इन नौसैनिक हैं जो इटली के हैं, उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। केरला सरकार इन पर अब मुकदमा नहीं चला सकती। ए बिगर लीगल इश्यू, और बड़ा जो कानूनी मुद्दा था वो क्या था, विच कॉज्ड मोर डिले, जिसने और ज्यादा इस मामले में देरी की। कॉज डिले का मतलब होता है देरी करना, डिले यानी देरी, कॉज यानी पैदा करना, जिसने और ज्यादा देरी पैदा की, केम लेटर, वो बाद में आई, ठीक है। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इन्वॉक्ड, उसने आह्वान कर दिया, यानी एक नया पैंतरा डाल दिया, इन्वॉक्ड द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002। ये देखो, ये एक पूरा का पूरा एक कानून है, 2002 में बना था। ये एक्चुअली जो समुद्री जहाज होते हैं, उनके नेविगेशन से रिलेटेड जितने भी उनको सुरक्षा अधिकार होते हैं, उनके सुरक्षा अधिकारों से रिलेटेड एक कानून है, जिसको कहीं ना कहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने
यहाँ इन कानूनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन्वोक का मतलब होता है आह्वान कर दिया, ठीक है। और आह्वान किसका कर दिया? ये जो द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स है, ये जो गैर कानूनी प्रावधान है अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन, मैरीटाइम की जो सेफ्टी है उनके खिलाफ जो कानून होते हैं 2002 में बने हुए हैं, उन कानूनों को यहाँ कहीं न कहीं बीच में डाल दिया। तो इन्वोक का अर्थ होता है किसी कार्य के समर्थन में नियम कानून आदि का प्रयोग करना, मैरीटाइम यानी समुद्री या जहाजी, और ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट, कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है जो जो महाद्वीप होते हैं, दो महाद्वीप होते हैं उनके बीच का जो मामला होता है उसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट कहते हैं। हुआ क्या देखिए फिर, दिस कॉज्ड ए डिप्लोमेटिक फिरोर, इस बात ने बड़ा ही कूटनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया। फिरोरी का मतलब होता है अप्रोर, ठीक है ना, हंगामा। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको वोकेब की क्लास में पढ़ाए हैं बहुत सारे बच्चों को, ठीक है ना। केरला कैंट इंटरप्ट जी। रत्ना देवी, टेंगल्स का मतलब होता है उलझने बच्चे, उलझले, उलझने जी, कानूनी अड़चने। दिस कॉज्ड ए डिप्लोमेटिक फिरोर एज इट प्रोवाइड्स फॉर द डेथ पेनल्टी, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कानून आया ये डेथ पेनल्टी का सबब बन गया था, यानी मृत्यु दंड की सजा सुनाई जानी थी इन दोनों नाविकों को। जैसे ये 2002 का ये जो एक्ट आया, इसको बीच में जैसे इस कानून को डाला गया तो कहीं ना कहीं ये मृत्युदंड का कारण बनने वाला था इन दोनों ही नाविकों के लिए। और जैसे ही ये मृत्युदंड का फैसला आने लगा, जो यूरोपियन यूनियन है थ्रेटन्ड, उसने धमकियां देना शुरू कर दिया टू इम्पोज ट्रेड सैंक्शंस, कि भारत पर लगा दिए जाएंगे व्यापार संबंधी प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध, सामरिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ऐसी धमकियां देना शुरू कर दिया यूरोपियन यूनियन ने जी। अल्टीमेटली और अंततः इट टुक टाइम, और इस बात में समय लग गया, फॉर दीज चार्जेज टू बी ड्रॉप्ड, यानी ये जो चार्जेज लगे थे इन नाविकों पर, इनको ड्रॉप करने में, इन्हें हटाने में अल्टीमेटली थोड़ा समय तो लग ही गया। पीसीएज अवार्ड, पीसीए क्या है यहाँ पर? वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है। पीसीए, पीसीएज अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है एक प्रकार से जो उन्होंने फैसला सुनाया है, यहाँ पर अवार्ड का मतलब फैसला है। विच इज फाइनल, जो पूरी तरह से अंतरिम था, एंड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय इंडिया, भारत के द्वारा उसे स्वीकार भी कर लिया गया और करना ही पड़ता भी। इज ए ह्यूज सेटबैक, ये एक बड़ा झटका था, सेटबैक का मतलब होता है एक बड़ा झटका था। फॉर द एक्सपेक्टेशन, उन आशाओं को एक बहुत बड़ा झटका था। कौन सी आशाएं, उनको भी बताएगा। दैट द टू मैरिन्स वुड फेस ए क्रिमिनल ट्रायल इन इंडिया, ये जो दोनों नौसैनिक हैं, मैरिन्स का मतलब होता है नौसैनिक, वुड फेस यानी सामना करेंगे किस बात का? एक क्रिमिनल ट्रायल, कि इन पर कहीं ना कहीं एक आपराधिक मुकदमा चलेगा भारत में। तो भारत की आशाएं थी कि इन दोनों नाविकों पर हम भारत में एक क्रिमिनल ट्रायल चलाएंगे, एक मैं कहूं कि एक प्रकार से आपराधिक मुकदमा चलाएंगे। इन बातों को बहुत ही बड़ा झटका लगा। इन द एंड, आखिरकार इटली सक्सीडेड, जो इटली है वो इस बात में सफल हुआ। देखो जरा, सक्सीडेड के बाद प्रेपोजिशन इन आता है और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो सक्सीडेड इन डूइंग समथिंग, ऐसे याद रखिए। सक्सीडेड इन टेकिंग द मैटर आउट ऑफ इंडियाज हैंड्स, यानी कहीं ना कहीं भारत के हाथ से इस मामले को कहीं ना कहीं छुड़ा कर ले जाने में जो इटली है वो सफल रहा। अब हुआ क्या देखो, इट शुड नाउ मेक गुड, मेक गुड का मतलब होता है, मेक गुड एक फ्रेज है, शुड यानी करना चाहिए, मेक गुड ऑन समथिंग का मतलब होता है टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, यानी जो आपकी बाध्यता है उसको आपको पूरा करना चाहिए। जैसे सच एज कीपिंग ए प्रोमिस और पेइंग ए डेट, यानी आपने किसी से अगर ऐसा कहें कि किसी से आपने धन उधार लिया है, उसको समय पर चुकाने की आपने प्रतिबद्धता की है, ठीक है, तो आपको उस ऑब्लिगेशन को कहीं ना कहीं पूरा करने के बारे में विचार करना चाहिए। तो मेक गुड ऑन इट्स कमिटमेंट, देखो पूरा फ्रेज है मेक गुड ऑन, ध्यान रखना सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेक गुड ऑन इट्स कमिटमेंट टू हैव द मैरिन्स ट्राइड अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉज, कहीं ना कहीं ये प्रतिबद्धता इटली ने दिखाई थी कि हम अपने घरेलू कानून के तहत ये जो मैरिन्स हैं, नौसैनिक हैं, उन्हें सजा देंगे, इन पर मुकदमा चलाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं ये कह रहा है भारत हताश होकर कि अब इसको अपने कमिटमेंट पर कहीं ना कहीं खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। दैट टेक अवे, टेक अवे का मतलब क्या होता है? वैसे तो टेक अवे का मतलब होता है किसी रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर ले जाना अपने घर खाने के लिए,
लेकिन यहाँ टेक अवे का मतलब होता है सबक। देखो, ए मेन पॉइंट और की मैसेज, एक मुख्य पॉइंट और की मैसेज टू बी लर्न, जो सीखा जाना चाहिए और अंडरस्टूड, समझा जाना चाहिए, फ्रॉम समथिंग एक्सपीरियंस्ड और ऑब्जर्व्ड, जो भारत ने यहाँ पर अनुभव किया है, जो ऑब्जर्व किया है, वहां से भारत को ये जो सबक लेना चाहिए, ठीक है ना। सबक का मतलब यहाँ लेसन्स है, यानी जो लेसन्स भारत को सीखे जाने चाहिए। देखो बच्चे ध्यान से देखिए, दैट टेक अवे का मतलब होता है वो सबक जो भारत के लिए, फॉर इंडिया, शुड बी द लेसन्स, वो ये पाठ होना चाहिए। क्या? इन द लीगल एंड डिप्लोमेटिक डोमेन्स, यानी जो कानूनी और कूटनीतिक डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी ये जो कूटनीति का क्षेत्र है, ये जो कानून का क्षेत्र है, इसमें भारत के लिए क्या सबक होना चाहिए? दैट कैन बी ड्राउन फ्रॉम द एक्सपीरियंस, वो कहीं ना कहीं बाहर ड्रॉ किया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए फ्रॉम द एक्सपीरियंस। मोटी बात यही है कि भारत को ये जो पाठ है, इससे एक बड़ा सबक सीखने की जरूरत है। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। शिवा जी, सर वोकेबलरी के सेट ग्रामर कॉन्सेप्ट भी समझा दो। जी बिल्कुल समझा रहे हैं। उज्जवल कह रहे हैं कि 100 nm इज इक्वल टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ और 200 nm। जी बहुत अच्छा दिया है सर। ग्रामर कंसेप्ट साथ में दीजिए। बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल साथ में चल रहे हैं। केरला कैन इंटरप्रेट, बिल्कुल साथ में चल रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ एक जो फ्रेज आपसे पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है मेक गुड ऑन। मेक गुड ऑन का मतलब होता है किसी वादे को पूरा करना, ठीक है, उससे रिलेटेड जो वचनबद्धता है उसको निभाना, ठीक है जी। सेटबैक आपके लिए झटका हो गया। इम्पोज ट्रेड सेक्शंस, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, ठीक है, जुर्माना वगैरह। यहाँ ट्रेड सेक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। सेक्शंस वर्ड रोज आता है प्रतिबंध के लिए। फिरोरी यानी अप्रोर, हंगामे के लिए यूज होता है, ठीक है जी। इन्वोक का मतलब किसी नए कानून का प्रयोग करना किसी के समर्थन में। सॉर्ट आउट यानी हल करना। रूल आउट खारिज कर देना। रूल्ड यानी फैसला देना। जी स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल, जो बच्चे लेट जुड़ रखे हैं और वो बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं मेरे टॉप 100 बैच में, मैं चाहता हूं उनके चेहरे पर चमक लाना अगले 1 महीने में। इसलिए मैंने अनअकैडमी पर ऐसी पहली और एकमात्र फैकल्टी जिसने पूरे 1 मंथ का टाइम टेबल स्टूडेंट्स को पहले दिन ही उपलब्ध करवा दिया था और अब उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टीचर का डिसिप्लिन दिखाता है और ऑब्लिगेशन दिखाता है, प्रतिबद्धता दिखाता है, कमिटमेंट दिखाता है अपने बच्चों के लिए। इसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और आज रात शाम को 9:30 से 10:30 बजे होगी वन वर्ड